नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के इस खास सेशन में जिसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, साथ ही साथ करेंगे उनका एनालिसिस। उससे पहले देख लेते हैं कि दिसंबर 2 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दें, दिसंबर 2 को नेशनल स्पेशल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ये ऐसे बच्चों के लिए ये है एजुकेशन डे जो क्या करते हैं, मानसिक रूप से या किसी भी तरीके से रिटार्डेड हैं, थोड़े मेन स्ट्रीम से अलग हैं। तो उनमें भी ऐसा माना गया है कि अलग, अगर आपने एक मूवी देखी हो जो आमिर खान की आई थी तारे ज़मीं पर, उसमें डिस्लेक्सिया से शिकार थे वो बच्चा, लेकिन बाद में ठीक हुआ। तो ऐसा ही इसमें भी है कि इस उनको बढ़ावा देने के लिए स्पेशल डे मनाया जाता है। तो प्रोवर्ब की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो बच्चा है वो कोई ऐसा कोई बर्तन नहीं है जिसको आप भरना चाहें, बल्कि वो क्या है, एक लैंप की तरह है, एक दीपक की तरह है जो क्या करता है, उजाला करता है। तो आप उसे अपना एक समेटिए मत, उसके उसको उसको आप उसके पर खोलने के लिए मदद करिए और देखिए फिर उसकी उड़ान को। तो ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को नेशनल एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन है वो डे मनाया जाता है। ऐसे बच्चों के जिन्हें विशेष शिक्षा की जरूरत होती है जिससे कि अपना उनका विकास कर सकें, उनके लिए कार्य किया जाता है। देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स हैं क्या क्या। हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा को जो प्रेरणा माने जाने वाले हैं विनायक दामोदर सावरकर, तो उनके ऊपर आपको पता चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो आतंकवादी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो आपको क्रांतिकारी हैं। तो उनके बीच में बना रहता है, लोगों के बीच में आपस में ये मतभेद बने रहते हैं, डिबेट चलती रहती है। तो इसी के बीच में क्या हुआ है, उनके व्यक्तित्व को केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर जो है उन्होंने ये बोला है कि वो भारत रत्न से ऊपर वो हैं, कि उन्हें अगर भारत रत्न नहीं भी मिलता है तो उनसे ऊपर वो बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर की वो चीज़ें शख्सियत हैं। यदि सावरकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं भी मिलता है तो भी उनका कद उससे कोई प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि देश में सावरकर युग का आगमन पहले ही हो चुका है। अब इस देश को सावरकर युग के नाम से जाना जाएगा। तो इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है, तो देखेंगे आखिर सावरकर क्या, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, क्या उनका व्यक्तित्व था, उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या उन्होंने भूमिका निभाई थी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग परीक्षण प्रणाली एवं सेवाओं, जिसको एक्रोस के नाम से जाना जाता है, अर्थात एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज की समग्र योजना को अगले 5 साल के लिए अर्थात 2021 से लेकर 2026 तक जारी रखने की अपनी मंजूरी दे दी है। तो देखेंगे एक्रोस योजना के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत चलने वाले हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको एचसीएनजी को अपनाने पर जो जोर दे रहा है देश, और इसी के तहत दिल्ली सरकार ने इसको ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में चला भी दिया है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट कर दिया है। इससे होगा क्या, इससे न केवल उर्वरक इस्पात और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को अनिवार्य किया जा रहा है, बल्कि कहीं न कहीं पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र के बारे में। बात करेंगे पावर योजना के बारे में, जो कि महिलाओं के लिए अनुसंधान के अवसरों को प्रोत्साहन देती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनको बढ़ावा देती है। साथ ही साथ बात करेंगे आज एक लोकेशन के बारे में, गिरनार पर्वत के बारे में, देखते हैं उनकी लोकेशन के बारे में। तो आइए करते हैं सभी जितनी भी न्यूज़ है उनका डिटेल में एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 1 से लिंक हैं। और अगर आप इस किसी यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें न केवल स्टैटिक जीके इस टाइम पूछी जा रही है, बल्कि कहीं ना कहीं उनके डायनेमिक पेपर का अप्रोच होता जा रहा है, तो उसके पीछे एक लॉजिक क्या रहे हैं, चर्चा में क्यों रहा है, इन सब का डिटेल में आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन में आ रहे हैं। तो इस तरीके के सेशन से आप जुड़े रहिए, जिससे क्या होगा, ना केवल आपकी तैयारी की मजबूती जो मजबूत बेस है वो काफ़ी मजबूत होगा, बल्कि कहीं न कहीं अपनी समझ को विकसित मिलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा, जिससे क्या हो, आपको इसमें मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज के डिटेल में एनालिसिस। तो वीर सावरकर से जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा, तो क्योंकि अगर आपका सिलेबस देखा जाए तो 18वीं शताब्दी से लेकर जो प्रेजेंट टाइम जो आधुनिक भारतीय इतिहास रहा है, उसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व क्या रहे हैं, उनके बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो वीर सावरकर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं कि वीर सावरकर से पहले कि आखिर मामला है क्या। तो अभी क्या है कि सावरकर को लगातार क्या किया जा रहा है, एक ऐसा पर्सनैलिटी के प्रस्तुत किया जा रहा है और उनको लगातार उन पर डिबेट बनी रहती है, जिसमें क्या है, ऐसा माना जाता है कि सावरकर ने जिन्ना का जो 2 राष्ट्र सिद्धांत था उसका समर्थन किया था। तो इनके बारे में देखें तो कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि जिन्ना का जो 2 राष्ट्र सिद्धांत था वो देश का विभाजन चाहते थे, बल्कि भारत के अंदर सावरकर ये चाहते थे कि क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे। इसके अलावा जिन्ना अल्पसंख्यकों का शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व चाहते थे, वहीं सावरकर क्या चाहते थे कि बहुसंख्यकों की सत्ता आए, उनका शासन हो। जिन्ना ने क्या किया था, जो राज्य
की जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, किसी देश की जो बची हुई शक्तियां होती हैं, वो चाहते थे जिन्ना प्रांतों को मिले, जबकि सावरकर चाहते थे वो केंद्र को मिले। तो ये मतभेद के बिंदु हैं जिन्ना और सावरकर के बीच में, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि दोनों ने ही राष्ट्र के बंटवारे को लेकर समर्थन किया था। तो जिन्ना में ने क्या बोला था कि जो सिविल सेवा होती है, सिविल सर्विसेज हैं, उनमें क्या किया जाए, इनमें आरक्षण की बात की जाए, जबकि सावरकर ये चाहते थे कि योग्यता ही एकमात्र मानदंड हो, जो योग्य हो वो उसका सिलेक्शन हो, आरक्षण की व्यवस्था ना की जाए। तो इतने सारे मतभेद होने के बाद में भी इनको जिन्ना की कभी-कभी तुलना कर दी जाती है साथ में। तो आइए देखते हैं सावरकर के बारे में, उन्होंने क्या योगदान दिया है, क्यों ऐसा कहा जाता है। तो इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनके जन्म की बात करें तो 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के भांगुर शहर में का जन्म हुआ था और 1966 में इनकी मृत्यु हुई है। अगर हम देखें राष्ट्रवाद और समाज सुधार में उन्होंने क्या योगदान दिया है, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आता है कि मित्र मेला का संगठन किसने बनाया, तो ध्यान रखना विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी युवा संगठन बनाया था, मित्र मेला। और इसमें क्या हुआ था, इसमें क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए इसको स्थापित किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने विदेशी वस्तुओं को विरोध किया और जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो दशहरे के अवसर पर उन्होंने क्या किया, विदेशी सामानों के इन्होंने जलाया, अलाव में जला दिया था। ये नास्तिकता और लॉजिकल चीज का समर्थन करते थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जितने भी रूढ़िवादी हिंदू विचार थे उनका खंडन किया है। इन्होंने गाय पूजा को भी अंधविश्वास कह के खारिज किया था। 1937 से 1973 के बीच में, सॉरी 1937 से 1943 के बीच में ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। 22 अक्टूबर 1939 को जब मंत्रालय से कांग्रेस ने जब क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था, तो इन्हीं के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, बंगाल और पश्चिमोत्तर जो सीमा प्रांत थे उसमें सरकार बनाने में इन्होंने सहयोग किया। तो यहाँ पर इसी मुद्दे माना जाता है कि जिन्ना का समर्थन कर रहे थे, तो ये जो इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा सावरकर ने पुणे में अभिनव भारत समाज नामक संगठन की स्थापना की। ये भी इंपोर्टेंट ध्यान रखना, अभिनव भारत समाज किसने स्टार्ट किया था, सावरकर ने। साथ ही साथ इन्होंने लोकमान्य तिलक की स्वराज पार्टी की भी मेंबरशिप ले रखी थी। ये फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना में इन्होंने योगदान दिया था, जो ये मानते थे कि जितने भी फ्री इंडिया सोसाइटी के अंतर्गत उन्होंने ये माना था कि जितने भी भारत में त्योहार मनाए जा रहे हैं, पर्व मनाए जा रहे हैं, भारतीय कैलेंडर के अनुसार मने, जो चैत्र वैशाख वाले महीने उनके हिसाब से मने। इनका ये भी मानना था, तो अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए हथियार का इस्तेमाल जरूरी है। तो ये क्रांतिकारी समर्थक थे और इन्होंने क्या किया था, इसी को देखते हुए इंग्लैंड में हथियारों से लैस भारतीयों का एक नेटवर्क भी बनाया था। अगर देखें सावरकर ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके अलावा इन्होंने लिखा है एन आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द मोलेमेंटो रिफॉर्म, और उन्होंने हिंदुत्व नामक अपनी पुस्तक में दो राज सिद्धांत की स्थापना की बात कही थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं यूपीएससी दो जो आपका सामान्य अध्ययन 3 टॉपिक से लिंक जितना भी टॉपिक है उनके बारे में कौन कौन से आज करंट अफेयर हैं, तो बात करेंगे एक्रोस योजना के बारे में। एक्रोस की फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, जिसको हिंदी में वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग परीक्षण प्रणाली और सेवाओं की बात की जा रही है। तो उसको अगले 5 सालों के लिए अर्थात 2021 से लेकर 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो देखते हैं क्या चीज़ इसको मंजूरी दी गई है। ये टॉपिक आपका पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव आकलन से संबंधित। ध्यान रखना, जो एक्रोस जो आपकी योजना है ये क्या है, ये पर्यावरण से संबंधित है। तो इससे क्या होगा, इसमें कौन कौन सी बेनिफिट मिलेंगे सर्विसेज में, तो अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में देखें तो इसको आपको आपदा प्रबंधन में, एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विस के अंतर्गत, हवाई उड़ान के मामले में, आपके पर्यावरण को मॉनिटरिंग करने के लिए, जो आपका वेदर सर्विस है उसके बारे में आप घोषणाएं करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, स्पोर्ट्स और जो एडवेंचर होते हैं उनके बारे में सही से आपको सटीक जानकारी देने के लिए, जो जितने पर्यटक स्थान है या तीर्थ यात्रा स्थल है उनके बारे में, और साथ ही साथ जो हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विस है इन सभी में ये योगदान देगा एक्रोस योजना। तो देखते हैं कि अगर ये योजना सफल होती है इससे नागरिकों को हासिल क्या होगा। अगर ये योजना सफल हो जाती है, इस योजना से जो मैंने ऊपर बता दिया है, मौसम के संबंधित, जलवायु, समुद्र के बारे में बेहतर तरीके से पूर्वानुमान और सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकेंगी, जिससे क्या होगा, जोखिम कम हो सकेंगे। अगर समुद्र में कोई लहरें आ रही हैं या कोई तूफान आने वाला है तो पहले से आपको एक्रोस योजना के माध्यम से आपको क्या जानकारी मिलेगी, तो मछुआरे तट की तरफ ना जाए, टूरिस्ट मछ की तरफ ना जाए। इससे चक्रवात, तूफानी लहरें, हीट वेव और तड़ी झंझा से संबंधित चेतावनी शामिल हो सकेगी। साथ ही साथ क्या करेंगे, जितनी पूर्वानुमान जो जुड़ी सूचनाएं हैं उनको तैयार करने के जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें काफ़ी संख्या में श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी। इससे क्या होगा, कई लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, जो वैज्ञानिक और तकनीकी जो प्रतिभाएं हमारे देश के अंदर हैं तो उनका क्या होगा, अच्छे से यूज किया जा सकेगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रशासनिक सहायता में भी ये आपको मदद मिलेगी। अगर एक एक्रोस योजना की बात करें तो इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ये वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रम से संबंधित है।
ये योजना मौसम और जलवायु से जुड़ी जितनी सेवाएं हैं उनके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देती है। साथ ही साथ एक्रॉस की समग्र योजना के तहत 8 उप योजनाओं को शामिल किया गया है और उनके क्रियान्वयन हेतु क्या किया गया है, 4 संस्थानों को इंटीग्रेटेड तरीके से क्या किया गया, आपस में जोड़ा गया। अगर इस योजना के रणनीति देखें क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, टारगेट क्या है, तो ये क्या करते हैं, 8 उप योजनाएं शामिल करते हैं और उनको क्या करते हैं, संस्थान मिलकर कार्य करते हैं। ये पोलरिमेट्रिक डॉपलर मौसम रडार की शुरुआत इनमें कार्य करते हैं। पूर्वानुमान प्रणाली का अपग्रेडेशन करते हैं। मौसम और जलवायु से जुड़ी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वायुमंडल जो जितना आप वहाँ पर प्रक्षेप करते हैं उस नेटवर्क में सहायता करते हैं। मौसम और जलवायु जो भी स्टैटिक मॉडलिंग है उसमें हेल्प करते हैं। मानसून मिशन 3 में हेल्प करेंगे। मानसून के संवहन, बादल और जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ उच्च प्रदर्शन करने वाले कंप्यूटर सिस्टम को भी इसमें कार्य करते हैं। इससे लाभ क्या होता है, इससे क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जोखिम कम हो सकेगा। आप लोगों को पूर्व जलवायु से संबंधित जितनी घटनाएं उनकी पूर्व जानकारी मिल सकेगी, जिससे क्या होगा, सार्वजनिक मौसम सेवा, मौसम कृषि क्षेत्रों की सेवाओं, पर्यावरण की निगरानी करने के लिए जलवायु आदि के रूप में आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा, उनकी भविष्यवाणी हो सकेगी। साथ ही साथ क्या होगा, रोजगार भी मिल जाएगा और इसमें क्या होगा, अंतिम उपयोगिता जो उपयोग करता है उसको भी मौसम आधारित सेवाओं की कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। अगर हम देखें कौन कौन से मंत्रालय इसको मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जैसी जो इकाइयां हैं वो इनके माध्यम से ये चलाया जा रहा है। बात करेंगे हाइड्रोजन इनरिच्ड संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात जिसको सीएनजी बोलते हैं। अब सीएनजी में भी क्या किया गया, कोशिश की जा रही है हाइड्रोजन मिलाया जाए। तो ये टॉपिक आपका बुनियादी ढांचा जिसमें ऊर्जा है उससे संबंधित है। अगर देखते हैं तो अभी क्या किया गया है, ट्रायल बेस पर दिल्ली में भी क्या किया गया है, हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को अनुमति दे दी गई है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो देखते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बैकग्राउंड की बात करें तो भारत का जो बीआईएस स्टैंडर्ड जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके द्वारा ईंधन के रूप में जितने भी मोटर वाहन है उनमें हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको एचसीएनजी बोला जा रहा है उसको भी उन्होंने निर्देश दिया उसको यूज करें। तो अगर बात करें हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस नेचुरल गैस अर्थात एचसीएनजी है क्या, ये सीएनजी में क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन को मिलाया जा रहा है जिससे मिलता है क्या है, एचसीएनजी। जब सीएनजी में हाइड्रोजन मिला दिया जाता है तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, ये गैसोलीन, डीजल ईंधन और प्रोपेन के स्थान पर इनका उपयोग एससीएनजी किया जा सकता है और इसके दहन में क्या होता है, जो अवांछनीय गैसें होती हैं वो उनका उत्सर्जन में कमी आती है। इससे लाभ क्या मिलते हैं, अगर हम सीएनजी की अपेक्षा एससीएनजी का यूज करते हैं तो इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की जो उत्सर्जन मात्रा होती है वो 70% तक कम होती है, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसों में कटौती देखी जाएगी। साथ ही साथ ईंधन में 5% तक की बचत इसमें मिलेगी, जिससे क्या होगा, जो हम आयात कर रहे हैं ईंधन को उसमें कहीं हमारा खर्चा कम आएगा। साथ ही साथ भविष्य में हाइड्रोजन जो इकोनॉमी बढ़ने जा रही है उसकी ओर ये पहला कदम है। साथ ही साथ इसमें कम मात्रा में न केवल कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्सर्जन में इंजनों को भी अब मॉडिफाई करने की जरूरत है नहीं। तो जो वही इंजन में पुराना आप वर्क कर लीजिए। इंजनों में एससीएनजी चालित बनाने के लिए न्यूनतम संशोधन की आवश्यकता होगी, ज़्यादा मॉडिफाई आप नहीं करना होगा। साथ ही साथ उच्च भार वाले कार्यों और जो भारवाही वाहन है उनमें आदर्श ईंधन है, क्योंकि सीएनजी क्या होता है कि आप जब माउंटेन एरिया में जाएंगे या फिर हैवी लोड उठाना चाहते हैं तो वहाँ वर्क नहीं करती है, जबकि एससीएनजी वहाँ वर्क कर सकती है। हाइड्रोजन की उच्च ऑक्टेन रेटिंग के कारण ये इसका क्या है, इसके प्रदर्शन भी अच्छा माना गया है। बस ऐसा नहीं सब कुछ हरा हरा है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं कि इनका हाइड्रोजन का नेचुरल गैस में क्या अनुपात होना चाहिए इसका निर्धारण करना भी थोड़ा कठिन है। साथ ही साथ क्या है, एससीएनजी को तैयार करने के लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जिसमें आपको क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं वित्त, आपको आर्थिक थोड़ा मदद चाहिए होगी। साथ ही साथ क्या होगा कि बड़े पैमाने पर अगर इसका हम व्यवसायीकरण करें, कॉमर्शियलाइजेशन करें, उसको उठाने के लिए भी और कई कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही साथ क्या है, हाइड्रोजन गैस की जो वर्तमान लागत है वो प्राकृतिक गैस जो यूज कर रहे हैं उससे थोड़ी अधिक है, थोड़ी महंगी है सीएनजी। तो इससे क्या होगा, सीएनजी से ये थोड़ी महंगी होगी तो लोग इसको यूज करने में कतराएंगे। तो इन सबको अभी दूर करने की जरूरत है। बात करेंगे सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र अर्थात इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर के बारे में। ये क्या करता है, ये समुद्री संलयन के लिए एक जो समुद्री तरह डेटा होता है उस डेटा को एक जगह इकट्ठा करते हैं उनका प्रोसेसिंग करने के लिए, ये नोडल एजेंसी है। तो अगर हम बात करें सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र की, देखिए आप किस तरीके से चारों तरफ से डाटा आते हैं और इन डाटा के विश्लेषण करके आपको अपनी रिपोर्ट देते हैं कि समुद्र में क्या हो रहा है। तो 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद इसको स्थापित किया गया है। वर्ष 2012 में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। और ध्यान रखना
कि इसका जो सेंटर है वो गुरुग्राम के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना। और जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कि आपका सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र अर्थात इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर किससे संबंधित है, ये समुद्री डेटा का एनालिसिस करता है। और इसका सेंटर कहाँ पे है? गुरुग्राम में स्थित है। इसको नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम का नोडल केंद्र भी माना जाता है। इसे नौसेना के परिचालन केंद्रों और नौसेना जितनी नेवी है तथा देश के समुद्र तट पर फैले जितने भी कोस्ट गार्ड हैं उनके निचले अधिकारियों से संपर्क साबित करने हेतु क्या किया गया है? गठित किया गया है। बात करेंगे महिला वैज्ञानिकों के लिए पावर योजना के बारे में। ये क्या करेंगे? ये प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटिंग रिसर्च, तो ये अनुसंधान क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को उनके बढ़ोतरी करेंगी। इससे भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास जितने भी लैब हैं उनमें विभिन्न विज्ञान और जितने भी टेक्नोलॉजिकल कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक समानता को कम, जो लैंगिक असमानता है उसको कम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस योजना को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक संवैधानिक निकाय है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अर्थात सर्व द्वारा इसको शुरू किया गया। ध्यान रखना, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सर्व डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, उसके द्वारा इसको चालू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? इसमें सर्व के अंतर्गत पावर फेलोशिप भी दी जा रही है और साथ ही साथ पावर रिसर्च एंड ग्रांट, इसमें भी शोध अनुदान दिए जा रहे हैं। अगर हम पूरा वर्ल्ड वाइड थोड़ा एक व्यू देखते हैं तो साइंस के क्षेत्र में औरतों की क्या भूमिका है, तो अभी क्या किया जा रहा है कि अगर देश की स्थिति देखें तो लगभग 6 करोड़ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिनमें से करीब आधी से ज़्यादा क्या है? लड़कियां हैं, 3 करोड़ लड़कियां हैं। अगर बात की जाए कि वर्ल्ड वाइड अगर देखें रिसर्च सेंटर में या रिसर्च क्षेत्र में कितनी लड़कियां कितनी महिलाएं सम्मिलित हैं, तो लगभग 30% ही महिलाएं लड़कियां इनका योगदान रहता है। और भारत के अंतर्गत देखें तो 2/3 इसके लगभग 78 मिलियन जो क्या है ये लोग इस रिसर्च सेंटर से बाहर हैं। साइंस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 9 में से 1 आदमी है, तो भारत में 14 में से और 14 में से 1 औरत है। ठीक है, ये साइंस के क्षेत्र में अगर मतलब कि वर्ल्ड में 9 में से 1 आदमी यहाँ पर क्या हुआ साइंस के क्षेत्र में रहता है, प्रोपोर्शन रहता है, और 14 औरतों में से 1 औरत रहती है ये वर्ल्ड का। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें तो 5 आदमियों में से 1 और 20 औरतों में से 1 इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो काफ़ी इनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन कम, इसको बढ़ाने की बात की गई है। बात करेंगे गिरनार पर्वत के बारे में, तो ध्यान रखना इसके लोकेशन कहाँ है। तो आपसे पूछा जाए गिरनार पर्वत किस राज्य के अंतर्गत है? ये गुजरात के क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि जूनागढ़ के पास अवस्थित है। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय ने गिरनार पर्वत की चोटी पर तपस्या की थी, तो उनके मंदिर बना हुआ है भगवान दत्तात्रेय का, और ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। इसी स्थान पर ऐसी मान्यता है कि जो 22वें तीर्थंकर थे भगवान नेमीनाथ, उन्होंने भी यहाँ पे निर्माण प्राप्त किया था। निर्माण मतलब क्या हुआ था? उनको यहाँ से मुक्ति मिली थी, इसलिए गिरनार पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो गिरनार पर्वत के अगर आप लोकेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है, आपका जूनागढ़ में स्थित है। जब आप जाएंगे गुजरात क्षेत्र में तो वहाँ पे जब आप मैप में देखेंगे तब वहाँ पे स्थित है गुजरात क्षेत्र में ये, और यहाँ पे ऊपर ही जाकर मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर पे जाने के लिए रोप वे बना हुआ है, वो एशिया का सबसे लंबा रोप वे है, वहाँ पर ये देखा गया है। इसी के साथ जितने करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, उसमें पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अगर आप उसमें कुछ चेंजमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो मिलेंगे एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।